तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे केसेट 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 21, Jane Austen's novels are often characterized by their focus on। Jane Austen के नॉवेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? वो किन टाइप के नॉवेल्स लिखते थे? क्या वो हिस्टोरिकल थे, पर्सनल फैंटेसी, सोशल कमेंटरी, पर्सनल रिलेशनशिप या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल अचीवमेंट? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल इवेंट। जेन ऑस्टिन कभी भी अपने वर्क्स में वॉर या पॉलिटिकल हिस्ट्री पर फोकस नहीं करते थे। ऑप्शन बी पर्सनल फैंटेसी। उनकी स्टोरी में रियलिस्टिक होता था, ना कि फैंटेसी वर्ल्ड। ऑप्शन डी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल अचीवमेंट। ये जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल अचीवमेंट थीम है, ये चार्ल्स डिकेंस और टी.एस. इलियट्स के वर्क में देखने को मिलता है, ना कि जेन ऑस्टिन के वर्क्स में। ऑप्शन सी सोशल कमेंटरी एंड पर्सनल रिलेशनशिप। जेन ऑस्टिन अपने नॉवेल्स में, वर्क्स में सोसाइटी की बुराइयां प्लस रिश्तों की, रिलेशनशिप की स्टोरीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोशल कमेंटरी एंड पर्सनल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 22, इन थॉमस हार्डीज टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स एंजल क्लेयर रिप्रेजेंट्स। यानी थॉमस हार्डी की टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स में एंजल क्लेयर किस टाइप का कैरेक्टर था? ऑप्शन ए प्राउड एंड लॉयल। एंजल लॉयल नहीं था, वो टेस्ट को बाद में छोड़ देता है। ओके। ऑप्शन बी ब्रोडिंग एंड प्रोटेक्टिव। ये जो क्वालिटी है ब्रोडिंग एंड प्रोटेक्टिव, ये एलिस यानी इस स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर में देखने को मिलती है, पर एंजल में ये क्वालिटीज नहीं थी। ऑप्शन डी चैरिस्मेटिक एंड रिफॉर्म माइंडेड। एंजल रिफॉर्म माइंडेड बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो ओल्ड मॉरल आइडियल्स में उलझा हुआ था। ऑप्शन सी आइडियलिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्टेड। एंजल क्लेयर एक ऐसा कैरेक्टर था जो बहुत ही आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक था। उसकी सोच मैरिज और मोरालिटी के बारे में ज़्यादा हाई आइडियल वाली थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि टेस का पास्ट कॉम्प्लिकेटेड था, तब वो अपने आइडियल्स और इमोशंस के बीच कॉन्फ्लिक्टेड यानी उलझ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आइडियलिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्टेड। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये जो वर्क्स है, इनके पब्लिकेशन डेट क्या है? चलो इसको मैच करते हैं। ऑप्शन ए टू हेल विथ डाइंग। ये लियोन फॉरेस्ट की बुक है जो 1976 में पब्लिश हुई थी। ऑप्शन बी द कलर पर्पल। ये एलिस वॉकर की एक फेमस नॉवेल है जो 1982 में पब्लिश हुई थी। ऑप्शन सी मेरिडियन। ये भी एलिस वॉकर की एक नॉवेल है जो 1988 में पब्लिश हुई थी। ऑप्शन डी द टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर। ये भी एलिस वॉकर की एक नॉवेल है जो 1989 में पब्लिश हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, पर्पल हाइबिस्कस इज द स्टोरी नरेटेड बाय ए 15-year-old। यानी पर्पल हाइबिस्कस की स्टोरी एक 15 साल का कैरेक्टर के नज़रिए के थ्रू बताई गई है यानी सुनाई गई है। वो कौन सा कैरेक्टर है इन ऑप्शंस में? ऑप्शन ए अमाका। ये काम्बिली की कजिन है, ये नरेटर नहीं है। ऑप्शन बी यूगेने। ये भी नरेटर नहीं है, ये काम्बिली का फादर है। ऑप्शन डी बेatrice। ये काम्बिली की मदर है, ये भी नरेटर नहीं है। ऑप्शन सी काम्बिली। ये 15 साल की एक लड़की है जो पर्पल हाइबिस्कस की स्टोरी को नरेट करती है यानी सुनाती है। उसके नज़रिए से इस स्टोरी को बताई गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काम्बिली। क्वेश्चन नंबर 25, extremely short stories usually under 1000 words that pack on impactful narrative punch in a limited space are called। मतलब बहुत छोटी कहानियाँ जो आमतौर पर 1000 शब्दों से भी कम होती है और छोटी होने के बावजूद ज़बरदस्त प्रभाव डालती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंच फिक्शन। ये एक शॉर्ट स्टोरी का इनफॉर्मल सेंस है, मेनली एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए यूज होता है। इसमें फिक्स्ड लेंथ नहीं रहती। ओके। ऑप्शन सी मेटा फिक्शन।
ये सिर्फ सेल्फ अवेयर या शॉर्ट स्टोरी के स्ट्रक्चर को हाईलाइट करती है। ये शॉर्ट या लॉन्ग दोनों भी हो सकती है। ओके, ऑप्शन डी इम्पैक्ट फिक्शन, ये कॉमन लिटरेरी टर्म नहीं है। ऑप्शन बी फ्लैश फिक्शन, ये बहुत शॉर्ट और पावरफुल स्टोरीज होती है जिसे फ्लैश फिक्शन कहते हैं, जो 1000 वर्ड से कम होती है और शॉर्ट होने के बावजूद रीडर पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लैश फिक्शन। Question number 26. In a passage to India, where does Fielding discover the form and harmony that he found lacking in the model of the Indian landscape? यानी ये पैसेज टू इंडिया में फील्डिंग वहाँ इंडिया के मेसी लैंडस्केप में जो फॉर्म और हार्मोनी को मिस कर रहा था, वो किसमें ढूंढ रहा था, वो किसमें वापस पाना चाहता था? ऑप्शन बी क्लासिकल म्यूजिक। नॉवेल में फील्डिंग को म्यूजिक से कोई एस्थेटिक या हार्मोनी यूज नहीं है। ओके, ऑप्शन सी द स्विस एल्प्स, ये यूरोप का नेचर है, लेकिन नॉवेल में फील्डिंग का फोकस सिर्फ आर्ट और पेंटिंग पर था, एल्प्स का जिक्र नहीं है। ऑप्शन डी वेनेटियन आर्किटेक्चर, ये इटली का आर्किटेक्चर है, ये फील्डिंग में मेंशन नहीं है। ऑप्शन ए डच लैंडस्केप पेंटिंग, ये सही आंसर है क्योंकि फील्डिंग जब इंडिया में रहता था तो उसको वहाँ का लैंडस्केप और एनवायरनमेंट बहुत मेसी कंफ्यूजिंग लगा। हर चीज़ उसके लिए मानो डिसऑर्डरली था, जैसे कुछ स्ट्रक्चर और बैलेंस मिसिंग हो। तो वो डच लैंडस्केप की पेंटिंग में वो ऑर्डर, वो हार्मोनी ढूंढ रहा था। डच पेंटिंग्स में हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड, बैलेंस्ड और प्रपोर्शनेट होती है, जिससे फील्डिंग को मेंटल पीस और एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डच लैंडस्केप पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लॉट एंड नरेटिव? प्लॉट और नरेटिव का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन बी प्लॉट इंक्लूड्स द वे ऑफ द स्टोरी इज टोल्ड व्हाइल नरेटिव इंक्लूड्स एक्सटर्नल एक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये गलत है। प्लॉट में वे ऑफ टेलिंग नहीं होता। ऑप्शन सी प्लॉट encompasses the overall story while narrative encompasses relationship between events, ये भी गलत आंसर है क्योंकि प्लॉट और नरेटिव का सही रोल क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। ऑप्शन डी प्लॉट इज कंसर्न्ड विथ हाउ द स्टोरी इज टोल्ड while नरेटिव इज कंसर्न्ड विथ व्हाट स्टोरी इज टोल्ड, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि स्टोरी टेलिंग नरेटिव का काम है, प्लॉट का नहीं। ऑप्शन ए प्लॉट फोकस ऑन इवेंट्स while नरेटिव फोकसेस ऑन द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि प्लॉट में हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और नरेटिव में स्टोरी कैसे बताई जा रही है, स्टोरी टेलिंग प्रोसेस होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28. डिड आई रिक्वेस्ट द मेकर फ्रॉम माई क्ले टू मोल्ड मी मैन? डिड आई सॉलिसिट दी फ्रॉम डार्कनेस टू प्रमोट मी? Which 19th century work bears these lines from Paradise Lost as epigraph? यानी ये जो लाइन्स पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है वो कौन से 19th सेंचुरी के काम में, वर्क में एज ए एपिग्राफ के रूप में यूज की गई है? ऑप्शन ए वदरिंग हाइट्स, ये रोमांटिक नॉवेल है, मिल्टन की लाइन्स यहाँ यूज नहीं की गई। ऑप्शन सी डॉन जॉन, ये भी एक इपिक पोएम है, ये लाइन्स भी वहाँ सूट नहीं करती। ऑप्शन डी ज्यूड दी ऑब्स्क्योर, ये एक नॉवेल है, ये भी मिल्टन के इपिग्राफ नहीं है। ऑप्शन बी फ्रैंकेनस्टाइन, और ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये लाइन्स पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है और एक क्रिएचर अपने एक्टर से क्वेश्चन कर रहा है और मैरी शेली ने ये लाइन्स फ्रैंकेनस्टाइन में एपिग्राफ के लिए यूज़ की क्योंकि वहाँ भी विक्टर फ्रैंकस्टाइन का क्रिएचर अपने क्रिएटर से यही सवाल करता है, इसीलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी फ्रैंकेनस्टाइन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29. हु अमंग द फॉलोइंग डिकिंसन्स कैरेक्टर्स अपीयर्स एज ए घोस्ट? डिकिंसन के कैरेक्टर्स में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो घोस्ट के रूप में अपीयर होता है? ऑप्शन ए डैनियल क्विलिप, ये द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का विलन होता है जो अलाइव रहता है यानी जिंदा रहता है पर घोस्ट नहीं। ऑप्शन बी डारो स्पेनलो, ये डेविड
कॉपरफील्ड का कैरेक्टर है। ये जिंदा या मरा हुआ रहता है पर घोस्ट नहीं बनता। ऑप्शन सी ईस्टर समरसन, ये ब्लीक हाउस की हीरोइन है पर घोस्ट नहीं है। ऑप्शन डी जैकब मार्ले, ये क्रिसमस कार्लो में एजिप्टर स्क्रूज का डेड बिजनेस पार्टनर है जो घोस्ट के रूप में अपीयर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैकब मार्ले। क्वेश्चन नंबर 30, many years later as he faced the firing squad, Colonel Orleano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time, Macondo was a village of 20 houses built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stone, which were white and enormous like prehistoric eggs. The world was so recent that many things lacked name, and in order to indicate them, it was necessary to point. The above passage exhibits the characteristics of, यानी ये जो ऊपर पैसेज दिया गया है वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ऑप्शन ए, ये चीप मास मार्केट स्टोरीज यूजुअली क्राइम या एडवेंचर को दिखाता है, मैजिकल एलिमेंट्स को नहीं। ऑप्शन सी अल्ट्रा रियलिज्म, ये सिर्फ एक्सट्रीमली रियलिस्टिक पर बेस्ड है, सिर्फ रियलिस्टिक को दिखाता है। ऑप्शन डी स्नफ फिक्शन, ये वायोलेंट कंटेंट है और मर्डर को दिखाता है। ऑप्शन बी मैजिकल रियलिज्म, ये जो पैसेज है वो मैजिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें रियलिस्टिक विलेज और कैरेक्टर्स के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नेचुरली प्रेजेंट की गई है, इसीलिए ये मैजिकल रियलिज्म है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मैजिकल रियलिज्म। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।